उनके फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, मतलब 12 घंटा अगर ड्यूटी होने के बाद 12 घंटे का गैप चाहिए, वो इस कंपनी फॉलो नहीं करती। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, क्योंकि कॉकपिट के जो होता है वो रिकॉर्ड होता है, वो बहुत सारे एयरक्राफ्ट में बंद होता है। हमारी मांगनी है कि इस एयरक्राफ्ट का डेटा हमको चाहिए, उसी के पहले जो भी वीआईपी फ्लाइंग होती है उसका डेटा डीजीसीए ने वीएसआर के माध्यम से वहाँ पे मांगना चाहिए। चेकलिस्ट टेकलॉग ये मेंटेन नहीं करते, मतलब जो भी प्लेन फ्लाई होने के पहले उसका हेल्थ देखा जाता है वो देखा नहीं जाता, उसका अलग अलग कारण वहाँ पे हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। और ड्यू टू वीएसआर एम्फोसिस ऑन कॉस्ट कटिंग, मतलब क्या कि ठीक है एक आध पार्ट है वो अगर उसका लाइफ होता है, देखो हेलीकॉप्टर में 2500 या 2000 घंटे का लाइफ होता है, उसका इंजन 2200 या 2500 जो भी लाइफ होता है, उसके बाद कितना भी अच्छा हो वो बदलना पड़ता है, 6-7 करोड़ का खर्चा होता है। वैसे प्लेन का भी हो तो एक टिपिकल लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद इंजन बदलना पड़ता है, बहुत सारे इक्विपमेंट बदलने पड़ते हैं। ये चीज़ें ये मेंटेन नहीं करते थे, या 100 घंटे का फ्लाइंग किया है तो वो दिखाते थे 50 घंटे का, बहुत सारा मैनिपुलेशन वहाँ पे होता था। और हमको जो पता चला है एस डीजीसीए के लोग ये सिंह के मित्र होने के कारण उसका लाइजनिंग इस एजेंसी के साथ, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ अच्छा था, ऐसे हम सबको पता चला। आगे अभी गो अराउंड, एक तो गो अराउंड एक ही बार हुआ था, दूसरी बात एक आप जान लो, इधर देखो ये यहाँ से बारामती आने वाला था अजीत दादा को लेके और विदीप जाधव का नाम वहाँ पे लिखा है, उसके बाद ये जाने वाला था हैदराबाद शमशाबाद, उधर से वो पटना जाने वाला था। अगर ये फ्लाइट टेक्निकली गो अराउंड तो करने की उनको परमिशन नहीं थी, क्योंकि जब एटीसी से बात हुई थी 3000 विजिबिलिटी थी। कोई भी विमान ये डीजीसीए कहता है, उसका रूल बुक है 5000 मतलब 5 किलोमीटर का विजिबिलिटी कम से कम चाहिए, तभी वो टेक ऑफ कर सकता है या लैंड हो सकता है। यहाँ पे निकलते वक्त भी जो विजिबिलिटी थी 3000 थी, लैंड करते वक्त भी 3000 थी। फिर इसने टेक ऑफ क्यों किया? अगर टेक ऑफ किया तो गो अराउंड किया, और एक बार क्यों नहीं किया? और कभी भी एक आध प्लेन उड़ता है, अगर कुछ भी एरर जो लैंडिंग एयरपोर्ट पे आता है तो उसको बैकअप एयरपोर्ट देना पड़ता है, जो शायद पुणे का था, तो वो पुणे क्यों नहीं लेके गए? ऐसे प्रश्न हम सबको वहां पे पड़ते हैं। आगे अभी देखो ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम इसकी बंद थी, ऐसे हम सबका कहना है। ये अश्योर्ड है क्योंकि उनके कंपनी में काम करने वाले एक बंदे ने हमको बताया कि इसमें वो प्रॉब्लम था। और दूसरी बात, जैसे आपका एक वॉकी टॉकी होता है, आप बटन दबाते हो तो आगे वाले को आपका आवाज़ जाता है, लेकिन वो नहीं बोल सकता। वैसे प्लेन में पीटीटी होता है, वो जो दबाना पड़ता है वो को पायलट दबाती है या दबाता है, तो वो उसके हिसाब से वहाँ पे कॉकपिट में जो चर्चा है वो एटीसी को सुनाई देती है। अभी पीटीटी दबाने के बाद भी ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, अगर मूवी में अगर आप देखो तो वहाँ पे जब प्लेन नीचे आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो प्लेन ही आपको बताता है बॉस ये होने वाला है या ये हो रहा है। ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, जैसे वो स्टॉल हुआ था, नीचे गिरा था, तो ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम ये बंद थी, ऐसे हमको वो पता चला है। और पुश टू टॉक पीटीटी जो है, वहाँ पे बटन दबाने के बाद भी एटीसी को कोई भी ऐसे वार्निंग वहाँ पे सुनाई नहीं दी जो सुनाई देनी चाहिए थी। दैट मीन्स दैट स्टॉल वार्निंग सिस्टम वाज ऑफ। आगे अभी दूसरा ये है, ये बंदा मराठी में बात करता है, मैं ज़्यादा क्लोज नहीं जाऊँगा, लेकिन उसने क्या कहा है कि जनरली प्लेन एक हाइट पे होता है, लेकिन उस दिन का जो प्लेन है लोगों के हिसाब से वहाँ का जो मंदिर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप मंदिर देखो तो उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो उनका कहना था ऑलमोस्ट लोगों को लगा कि ये अभी शायद वो जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ टेम्पल है उसको वो टच होगा। अभी ये टच होने के सिस्टम को क्या कहते हैं, वो EGPWL एनहांस ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग, मतलब एक लेवल के नीचे वार्निंग लैंड अप्रोचिंग, वार्निंग लैंड अप्रोचिंग, ऐसा कुछ उनका एक वार्निंग होता है, वो भी बंद था, वो भी पीटीटी में अनफॉर्चुनेटली वहां पे नहीं आया था। उसी के साथ अगर आप देखो तो आगे, तो अभी हेवी बेस मेंटेनेंस, अभी सीरियस इशू हेवी बेस मेंटेनेंस के बारे में हमको पता चाहिए कि वहाँ पे कौन व्यक्ति है, कैसे है। जैसे कि एमआरओ होते हैं, इस भारत में 2 मेन एमआरओज है, और ये वीएसआर जो कंपनी है उसका खुद का इनबिल्ट और इंडोर या खुद का एक अलग सा एमआरओ वहाँ पे था, मतलब जो मेंटेनेंस वहाँ पे करते हैं उसके बारे में डिटेल्स हमको चाहिए। एमआरओ एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेंटेनेंस किया जाता है प्लेन का,
कोई भी बड़े प्लेन का, भारत में 2 ही MROs है और उसमें से एक MRO शायद पास में वो प्रफुल्ल जी पटेल साहब का वहाँ पे था। अभी उसमें क्या रिलेशन है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी के साथ अगर आप देखो तो MRO, जैसे MRO के लोग अगर इधर से निकाल दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो दूसरे MRO में जा सकते हैं, जैसे मीडिया में होता है, इस मीडिया से गए तो दूसरे मीडिया में जाते हैं। तो ये जो VSR का जो MRO था या मेंटेनेंस का हब था, वहाँ पे कौन कौन काम कर रहा था, उसके पहले वो कहाँ पे काम कर रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली वहाँ पे होना चाहिए, ऐसे हम सबकी वहाँ पे मांग है। और उसके बाद लीगल अथॉरिटी, ये सब कुछ विषय जो यहाँ पे दिए हैं उसकी डिटेल्स हम सबको वहाँ पे चाहिए आगे। अभी दूसरी बात जो VSR के बारे में बताया गया कि VSR में बहुत सारे बात एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जो अलाउड नहीं है, वो भी वहाँ पे विमान के पीछे जो एक बैग रखने की जगह थी वहाँ पे इलीगली वहाँ पे रखा जाता था। इसलिए हमको जो हैंगर होता है या हैंगर के बाहर का जो CCTV होता है, जो भी VSR के जहाँ पे भी प्लेन लैंड हुए, मेंटेन हुए, हैंगर है या उनका MRO है, वहाँ के सब डिटेल्स हमको वहाँ पे चाहिए, ऐसे हम सबका कहना है।